अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तलबा, साइंस 2 का चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 1, इसका दूसरा वीडियो लेकर मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ। इसमें एनर्जी प्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स थ्रू एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये जो तीसरा अहम पॉइंट है चैप्टर का, वो चैप्टर का पॉइंट मैं यहाँ पर डील करने वाला हूँ। आउटलाइन बहुत छोटी सी है चैप्टर की, पहले आप इसको एक बार डिटेल में देख लीजिए, फिर इसके बाद मैं वो छोटी सी आउटलाइन के जरिए आपको चैप्टर के अहम पॉइंट्स जहन में बिठाने की कोशिश करूँगा। हेडिंग है एनर्जी प्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स थ्रू एनएरोबिक रेस्पिरेशन। वीडियो नंबर 1 इस चैप्टर का ध्यान में लाइए, वहाँ पर मैंने आपको एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में एनर्जी किस तरह हासिल होती है ये सारी प्रोसेस समझाई थी। अब यहाँ पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऐसा रेस्पिरेशन विच इज डन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती या कोई ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन के अलावा कोई और गैस एब्जॉर्ब करता है, उसे हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है मतलब अगर ऑक्सीजन मौजूद ना हो तो फिर एनर्जी रिलीज करने का काम कैसे होगा, हाउ द एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। तो ग्लूकोज है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस अगर होती है तो पहली स्टेप वही जो हमने पिछले वीडियो में देखी हुई है ग्लाइकोलाइसिस की, जिसके नतीजे में ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। यहाँ तक वही प्रोसेस है जो पहले हुआ था। पहले आपने एसिटिल कोएंजाइम का फॉर्मेशन पढ़ा था, यहाँ पर एसिटिल कोएंजाइम एसिटिल CoA नहीं बनता है, बल्कि पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन मतलब तखमीर का अमल, जिसको हम खमीर बनने का अमल कहते हैं, वो अमल होगा और उसके नतीजे में डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर एग्जांपल विनेगर, विटामिन एक्सेट्रा आर प्रोड्यूस्ड एंड दिस प्रोसेस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस माइक्रोब्स। मगर यहीं पर बात खत्म नहीं होती, दो कंडीशंस और हैं। दूसरी कंडीशन जो है कि ग्लूकोज इट इज फर्स्टली कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। आफ्टर दैट द पायरुविक एसिड इज फर्मेंटेड, फर्मेंटेशन होगा उसका। फर्मेंटेशन होने के बाद इससे अल्कोहल बनना शुरू होगा और यही अल्कोहल जो है तो ईस्ट में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। ईस्ट में प्रोसेस कंप्लीट होगा मतलब जहां पर डबल रोटी, खमीर, इस तरह की चीजें हम लोग बनाते हैं, वहां पर ये प्रोसेस होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तीसरी जो कंडीशन एनएरोबिक रेस्पिरेशन की है कि ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, अगेन द फर्मेंटेशन इज डन। आफ्टर फर्मेंटेशन लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड। तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, ये प्रोसेस कहां पर होगा तो इन द मसल सेल्स और इरिथ्रोसाइट्स। लास्ट के मार्च के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि आप एक्सरसाइज करने पर, वर्जिश करने पर थक क्यों जाते हैं, तो रीजन यही है उसका। यहाँ से उसका रीजन आता है कि हमारे मसल्स में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में मसल्स में लैक्टिक एसिड बनता है और उसकी वजह से हम लोग थका हुआ महसूस करते हैं या हमारे मसल्स दुखने लगते हैं, वी फील पेन। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में आगे चलते हैं। इसके बाद एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स हमको यहाँ पर पढ़ना है और एक पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है, एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। आपको याद दिला दूं, न्यूट्रिएंट्स में हमने पढ़ा हुआ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, उसके बाद फैट्स, मिनरल्स एंड वाटर, इस तरह की 6 चीजें हमने न्यूट्रिएंट्स में पढ़ी हुई हैं। वहां पर हम लोग ये पढ़कर आ रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द बेसिक न्यूट्रिएंट्स विच प्रोवाइड एनर्जी टू द ह्यूमन बॉडी। सारे के सारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल जितने भी हमारे लाइफ प्रोसेसेस हैं वो सब कंप्लीट करने के लिए हमको जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, रेस्पिरेशन के नतीजे में हम जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज डन मैक्सिममली विद द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के जरिए से होगा। अगर आप एक्सेस कार्बोहाइड्रेट रखते हैं, मतलब आप खाना खा लिया, आपने कार्बोहाइड्रेट अंदर गए और अंदर जाने के बाद उन कार्बोहाइड्रेट्स को आपने इस्तेमाल नहीं किया, उससे एनर्जी पैदा नहीं हुई, तो जो ज्यादा रहेगा दैट इज स्टोर्ड इन लीवर,
फैटी लीवर कहते हैं, लोगों के पेट बढ़ने शुरू होते हैं। ये रीज़न है कि एक्सेस कार्बोहाइड्रेट वहाँ पर जमा होना शुरू होगा। एंड इन मसल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन नाम की प्रोटीन की शक्ल में मसल्स में जमा होना शुरू होता है। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स क्या हैं, और हम यहाँ पर ध्यान में रखिएगा रेस्पिरेशन मतलब एनर्जी प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं हम, या प्रोटीन की इंफॉर्मेशन इस रेफरेंस में पढ़ रहे हैं कि हाउ द एनर्जी इज प्रोड्यूस बाय द प्रोटीन्स। मैं दूसरी बार आपको याद दिला दूं कि पहले बेसिक का एनर्जी गिविंग जो न्यूट्रिएंट है वो कार्बोहाइड्रेट है। बट अगर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, हमने पहले वीडियो में पढ़ा हुआ इन केस ऑफ स्टार्विंग और फास्टिंग। स्टार्वेशन मतलब आप फाके कर रहे हैं, या आप फास्टिंग कर रहे हैं मतलब रोज़ा रख रहे हैं, उस वक्त कार्बोहाइड्रेट अगर आपके जिस्म में नहीं है तो फैट्स और प्रोटीन से भी हमको एनर्जी मिलती है। वो प्रोसेस कैसे होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो प्रोटीन्स के लिए लिखा हुआ है दे आर मैक्रोमोलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय बॉन्डिंग टुगेदर मेनी अमाइनो एसिड्स। ये मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रो मतलब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, बाइंडिंग टुगेदर मेनी अमाइनो एसिड्स, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं। एनिमल प्रोटीन्स जो हासिल होते हैं हमको एनिमल फूड से, दे आर कॉल्ड एज फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स। वो फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहलाते हैं, रिच प्रोटीन्स होते हैं वो। फिर आपने पहले पढ़ा हुआ है 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव्स यू 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। सेम सेंटेंस यहाँ पर भी लिखा हुआ है 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स गिव्स 4 किलो कैलोरी, यानी 4000 कैलोरी एनर्जी 1 ग्राम प्रोटीन से हमारे जिस्म को मिलती है, जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है कार्बोहाइड्रेट्स की शक्ल में। फिर प्रोसेस क्या होगी, तो प्रोटीन्स व्हेन दे आर डाइजेस्टेड आर कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड्स एंड देन दे आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच ऑर्गन। प्रोटीन आपने खाया, अंडा खा लिया, दूध खा लिया, गोश्त खा लिया आपने, डाइजेस्ट होकर वो अमाइनो एसिड में तब्दील होंगे और फिर अमाइनो एसिड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है बॉडी के हर ऑर्गन में, हर हिस्से में, और वहाँ से ये अमाइनो एसिड्स जो हैं तो कन्वर्ट किए जाते हैं बॉडी के अलग अलग पार्ट में, अलग अलग प्रोटीन्स में, अलग अलग अमाइनो एसिड्स में। अलग अलग पार्ट्स में जो इनका कन्वर्जन होगा उसके लिए यहाँ पर ये फिगर आपको बुक में दी हुई है, उसको मैंने थोड़ा सा रंगीन बनाने की कोशिश की है कि अगर अमाइनो एसिड्स बोन में जाता है तो ओसिन नामी प्रोटीन वहाँ पर बनेगा। अगर वो सेल्स में जाता है तो वेरियस प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स, हमारे जिस्म को जो लगने वाले प्रोटीन्स हैं और एंजाइम्स जो है वो इन अमाइनो एसिड से ही बनते हैं। वहीं पर पैनक्रियाज में अगर जाए तो इंसुलिन जो हमारी शुगर को, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए ज़रूरी होता है, ट्रिप्सिन डाइजेस्टिव यूसेस में हमारे शामिल होता है। अमाइनो एसिड्स अगर पैनक्रियाज में चले जाएं तो ये इंसुलिन और ट्रिप्सिन बनेंगे। फिर अगर ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स में जाता है तो अलग अलग हार्मोन्स हमारे जिस्म में बनना शुरू होते हैं जो केमिकल बैलेंस के लिए, केमिकल कंट्रोल के लिए ज़रूरी होते हैं। वही अगर मसल्स में चला जाए तो ये मायोसिन या फ्लेक्सिबल प्रोटीन होता है। मस्क्यूलर ये वर्ड जहाँ पर भी आए साइंस में, इसका मतलब वो जिस्म का हिस्सा आपका लचकदार होगा, फ्लेक्सिबल होगा। दैट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस प्रोटीन। तो ये प्रोटीन की वजह से होता है। फिर अगर यही अमाइनो एसिड्स ब्लड में चले जाएं तो वह हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन बनाएंगे जो आपके जिस्म में खून का तनासुब, परसेंटेज ऑफ ब्लड, जो आपका हीमोग्लोबिन HB परसेंटेज जिसको आप कहते हैं, वो बरकरार रखने का काम करेगा। वहीं पर एंटीबॉडीज, आजकल बहुत सुन रहे हैं आप लोग, एंटीजन टेस्ट, एंटीबॉडीज टेस्ट। एंटीबॉडीज क्या होंगे, अगर कहीं से कोई पैथोजिन, बीमारी पैदा करने वाले जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल होकर अगर हमको बीमार करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं अंदर, तो हमारा इम्यून सिस्टम, हमारे खून का निज़ाम उनको मारता है। मारता है मतलब क्या होगा, हमारे खून में प्रोटीन कुछ ऐसी चीज़ें बनाएगा जो उन जरासीम को, उन पैथोजिन्स को मारते हैं और वो एंटीबॉडीज़ कहलाती हैं। तो एंटीबॉडीज़ बनेंगे। वहीं पर अगर यही अमाइनो एसिड स्किन में चले जाएं तो मेलानिन या केराटिन जैसे कलर प्रोड्यूसिंग प्रोटीन जो होते हैं वो बनाना शुरू करते हैं। हमारी स्किन का जो रंग होगा वो हमारे स्किन के प्रोटीन मेलानिन की वजह से होता है। इसको कोई भी दुनिया की क्रीम बहुत ज़्यादा बदल नहीं सकती। हमारा मेलानिन कुदरती तौर पर जिस्म के अंदर बनता है, वो आप बदल नहीं सकते। फिर चैप्टर में उसके बाद लिखा हुआ है आपको ऑलवेज रिमेंबर के तहत चंद छोटी छोटी बातें कि एक्सेस अमाइनो एसिड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोटीन्स आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी।
आपने प्रोटीन बहुत ज़्यादा खा लिया, डाइजेस्ट होकर वो अमाइनो एसिड बने। वो अमाइनो एसिड अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो तो हमारे जिस्म में स्टोर करके नहीं रखे जाते, बट दे आर ब्रोकन डाउन एंड अमोनिया इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। वो ब्रोकन डाउन सिंपल सब्सटेंसेस में कंप्लीट कर दिए जाएंगे, और अमोनिया मतलब वो हमारे यूरिन के थ्रू जिस्म से पास कर दिए जाते हैं। एक्स्ट्रा इनका स्टोरेज अमाइनो एसिड्स का नहीं होता। फिर एक पॉइंट और दिया हुआ है आपको कि इफ नेसेसरी एक्सेस ऑफ प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, और इस प्रोसेस को नाम दिया गया ग्लूकोनियोजेनेसिस। कि अगर प्रोटीन आपके जिस्म में ज्यादा है और अगर बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत है, इन दैट केस प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज विच कैन बी अगेन कन्वर्टेड इनटू एटीपी एंड एनर्जी कैन बी ऑब्टेन। फिर एक पॉइंट है, प्लांट्स प्रोड्यूस नेसेसरी अमाइनो एसिड्स फ्रॉम मिनरल्स डिनोवो एंड देयर बाय प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोटीन्स। कि ये प्लांट्स को जो अमाइनो एसिड्स लगते हैं, ये जो बनते हैं प्लांट्स के जरिए से, वो अलग अलग प्रोटीन्स के जरिए से बनाए जाते हैं। एन एंजाइम रुबिस्को एंजाइम का नाम है। सारे के सारे प्लांट हरे होते हैं। आपको पूछा जाए कि हरे क्यों, तो आप बोलेंगे क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट प्रोटीन है, उसमें पाया जाने वाला जो एंजाइम रुबिस्को है, ये दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन हमारे सामने, नजरों के सामने होता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, फ्रॉम वेयर डू वी ऑब्टेन द लिपिड्स। कि हमारे जिस्म में जब हम फैट्स खाते हैं तो वो लिपिड्स में कन्वर्ट किस तरह होंगे, ये कहाँ से आते हैं। तो सब्सटेंसेस फॉर्म्ड बाय स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड बिटवीन फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल आर कॉल्ड एज लिपिड्स। फैटी एसिड्स कहाँ से आएंगे, आप फैट जब डाइजेस्ट करना शुरू करेंगे तो फैटी एसिड में बदलते हैं। बट दोज फैटी एसिड्स इफ व्हेन दे आर कंबाइंड और बॉन्डेड विद अल्कोहल, जब उनका अल्कोहल के साथ बॉन्डिंग होगी तो जो बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज लिपिड्स। A digestion of lipids consumed by us is conversion into fatty acids and alcohol। अगर आप लिपिड्स को डाइजेस्ट करते हैं, जो हम खाते हैं, तो वो फैटी एसिड और अल्कोहल में बदले जाते हैं, और बदलने के बाद दे आर एब्जॉर्ब्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर इन द बॉडी। फिर यही फैटी एसिड्स हमारे जिस्म के सारे हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। फ्रॉम दोज फैटी एसिड्स डिफरेंट सेल्स प्रोड्यूस वेरियस सब्सटेंसेस नेसेसरी टू देमसेल्व्स। प्रोटीन में भी यही हुआ था कि वो बॉडी तक गए, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक जाने के बाद वहाँ पर जो ज़रूरत है वो चीज़ें बनती है। उसी तरह फैटी एसिड्स भी अमाइनो एसिड्स की तरह डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडीज तक जाएंगे, और वहाँ पे उनको जो जो लगता है बॉडी पार्ट्स को, वो चीज़ें बननी शुरू होगी। एग्जाम्पल दी हुई यहाँ पर आपको बुक में, फॉस्फोलिपिड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम फैटी एसिड्स बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपकी सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगी वो फैटी एसिड्स से फॉस्फोलिपिड्स बनाना शुरू करती हैं। इन द सेम वे फैटी एसिड्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस हार्मोन्स लाइक प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन। इस सारी के सारे हार्मोन्स के नाम हैं। ये हमारे अलग अलग ग्लैंड से बनते हैं, और ये हमारे जिस्म में केमिकल कंट्रोल से लेकर बहुत सारे काम करते हैं। ये तभी बनेंगे जब जिस्म में फैटी एसिड होगा। तो फैटी एसिड की मुनासिब मकदार जिस्म में ज़रूरी है। इफ़ वी इनटेक, अगर हम खाते हैं 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ लिपिड इज प्रोड्यूस्ड। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में आप पढ़ के आ रहे हैं 4 किलो कैलोरी। लिपिड्स, अगर आप फैटी एसिड्स, फैट, चर्बी खाते हैं, अगर आप चिकनाई वाली चीज़ें खाते हैं, तो उनमें प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में डबल से ज़्यादा, वहाँ पर 4 किलो कैलोरी, यहाँ पर 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी फैट से हमको मिलती है। एक्सेस ऑफ लिपिड्स, अगर खाना खाने के बाद जो बच गया, आपने सारे काम कर लिए, लाइफ प्रोसेसेस पूरे हो रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं, उसके बाद भी अगर लिपिड्स बच जाते हैं तो ये लिपिड्स दे आर स्टोर्ड इन एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी। ये हमारी जिल्द के नीचे कनेक्टिव टिश्यूज में, जिल्द के नीचे जमा होना शुरू होते हैं। याद रखिए, इसी को ओबेसिटी या मोटापा कहते हैं। ज़्यादा खाना खा के कम काम करने वाले लोग जब मोटे होते हैं तो समझ जाना चाहिए कि लिपिड्स हैं जो कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के नीचे जाकर जमा हो रहे हैं, और उसको हम ओबेसिटी कहेंगे। फिर उसके बाद दिया हुआ आपको थिंक, सोचिए, मेनी टाइम्स यू कैन नॉट ईट हॉट फूड ड्यू टू इन्फ्लेमेशन और अल्सरेशन इन माउथ। कई बार ऐसा होता है
कि इन्फ्लेमेशन जलन, अल्सरेशन छाले आ जाना, मुंह में छाले आने या जलन की वजह से आप तेज खाना नहीं खा सकते। कभी आपको ऐसे हुआ होगा और अगर आप डॉक्टर के पास जाएं तो आपको वो 3 चीजों वाली दवा देगा, एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, दूसरा विटामिन सी और तीसरा जिंक। इस तरह की 3 चीजें दी जाती हैं इनके ट्रीटमेंट में। क्यों? मतलब ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी कम हो गए थे आपके जिस्म में, जिसकी वजह से आपको अल्सरेशन या इन्फ्लेमेशन इन माउथ हो सकता है। फिर दूसरा थिंक ओवर में आपको पॉइंट दिया हुआ है, सम पर्सन्स एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन नाइट विजन सिंस देयर चाइल्डहुड और एडोलसेंस। कि कुछ लोगों को बचपन से, चाइल्डहुड, एडोलसेंस मतलब बुलूगत से बालिग होने के बाद उनको रात में देखने में, नाइट विजन में प्रॉब्लम आती है। ये क्यों होगा? तो बेसिक नॉलेज आपके पास भी थोड़ा बहुत होगा। विजन के लिए, बीनाई के लिए विटामिन ए का ग़िज़ा में मौजूद होना ज़रूरी है। अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी मतलब उसकी कमी अगर होती है तो विजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आना शुरू होते हैं। मतलब पहले थिंक ओवर के पहले पॉइंट में आपको विटामिन बी सी, दूसरे में विटामिन ए। तो समझ जाइए ये चीज़ें आपको क्यों दी हुई हैं। ये आपको विटामिन की मालूमात देना शुरू करने के लिए माहौल बनाया जा रहा है। विटामिन्स क्या हैं? तो विटामिन्स आर ग्रुप ऑफ हेटेरोजीनियस कंपाउंड, हेटेरोजीनियस अलग अलग चीज़ों से बने हुए, ऑफ विच ईच इज इसेंशियल फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ वेरियस प्रोसेसेस इन द बॉडी। हर टाइप का विटामिन जितने भी होंगे उनकी मुनासिब मिकदार हमारे जिस्म में ज़रूरी है, जिस्म के सारे हिस्सों को प्रॉपर काम करने के लिए। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के जितने भी होंगे सारे के सारे विटामिन का प्रॉपर प्रोपोर्शन हमारे जिस्म में होना ज़रूरी है। विटामिन है क्या? तो 6 टाइप्स हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के। बी को बी कॉम्प्लेक्स मतलब बी में पूरा ग्रुप है, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी6, विटामिन बी12। इस तरह विटामिन बी का पूरा ग्रुप है जिसे हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये 6 विटामिन हैं। ये 6 विटामिन को हम 2 जमातों में, 2 ग्रुपों में तकसीम कर सकते हैं। इसमें से विटामिन ए, डी, ई एंड के आर फैट सोल्यूबल, और उसके साथ लिखा हुआ है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी आर वाटर सोल्यूबल। यहाँ पर 2 चीजें, सिर्फ इतना ये जहन में नहीं रहेगा आपके, 2 चीजें और जहन में रखिए, चाहे आंसर में लिखने के लिए हो या अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए। विटामिन ए बीनाई के लिए जरूरी है। विटामिन डी हड्डियों में कैल्शियम फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए ज़रूरी है। विटामिन ई आपके जिल्द की चिकनाई, इसके रगों की चिकनाई, इनकी नमी बरकरार रखने के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन के ये एक प्रोविटामिनस कंपाउंड है। एक प्रोथ्रोम्बिन नाम का प्रोटीन बनता है जो कि जख्मों को सुखाने के लिए, हीलिंग ऑफ वुंड के लिए ज़रूरी होता है। ये विटामिन ए, डी, ई के आर फैट सोल्यूबल, मतलब ये विटामिन चर्बी में ही हल होते हैं। इनको अगर आपको जिस्म में रखना है तो मुनासिब मिकदार में जिस्म में फैट्स का होना ज़रूरी है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, फैट सोल्यूबल है, मतलब फैट बॉडी में जाकर अगर एक्सेस हो तो डिपॉजिट होती है। इसलिए अगर ये विटामिन ज़्यादा खाए जाएं तो ये भी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, क्योंकि ये फैट्स के साथ जिस्म में जमा होना शुरू होते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी ये वाटर सोल्यूबल हैं। पानी आपके जिस्म में ज़ख़ीरा नहीं होता, तो अगर आप ये ज़्यादा खा भी लें, जिस्म में इसका ओवर इनटेक हो भी जाए, तो वाटर के साथ, यूरिन के साथ जो, तो ये जिस्म से बाहर खारिज कर दिए जाते हैं। तो इनका फ़ायदा क्या होगा कि ये जितने खाए जाएं, जितनी जिस्म को ज़रूरत है उतने ही होंगे, स्टोर नहीं किया जा सकता। इसलिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी हमारी खाने की चीज़ों में होना ज़रूरी है। आप सब्जियां खाइए, संतरा खाइए, नींबू खाइए, विटामिन सी मिल जाएगा। बी कॉम्प्लेक्स सारी सब्जियों से, तकरीबन सभी खाने की आम चीज़ों में मौजूद होता है, इसलिए हमको इन चीज़ों की लगातार ज़रूरत होती है। चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट, यूज़ योर ब्रेन पावर दिया हुआ है। इस 1 साल के लिए ये पैराग्राफ जो है, तो आपको इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। मेनी टाइम्स वी एक्सपीरियंस ड्राइनेस इन माउथ, कई बार हम अपने मुंह में खुश्की महसूस करते हैं, सूखापन महसूस करते हैं। रीज़न क्या होगा? तो ड्राइनेस के बजाय हमारा जो मुंह, इनर पार्ट ऑफ द माउथ जो रहेगा, दैट इज वेट बिकॉज ऑफ द सीक्रेशन ऑफ सलाइवा। सलाइवा मतलब लुआब,
थूक जिसको आप कहते हैं या राल जिसको आप कहते हैं, हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो लगातार सलाइवा खारिज करते रहते हैं और उसकी वजह से हमारी जबान, हमारा मुंह, ये सब के सब गीले रहते हैं और उसके बाद जो है तो ये मुनासिब काम करने लगते हैं। अगर वो कम हो जाए सलाइवा तो ड्राइनेस महसूस होगी। फिर दूसरा पॉइंट दिया हुआ आपको, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन सॉल्ट प्लस शुगर प्लस वाटर इज फ्रीक्वेंटली गिवन टू पर्सन एक्सपीरियंसिंग लूज मोशंस। फ्रीक्वेंटली, बार बार, गिवन टू पर्सन ऐसे शख्स को दिया जाता है एक्सपीरियंसिंग लूज मोशन, जिसको लूज मोशंस हो रहे हो। लूज मोशंस में जिस्म के बॉडी के सारे लिक्विड्स या इलेक्ट्रोलाइट्स जिसको कहते हैं वो जिस्म से खारिज हो जाते हैं और जिस्म कमजोर पड़ना शुरू होता है, जिसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। डिहाइड्रेशन को रिकवर करने के लिए रिहाइड्रेट करना पड़ेगा, रिहाइड्रेशन करना पड़ेगा। रिहाइड्रेशन का सबसे आसान घरेलू उपाय जो है तो आप पानी लीजिए, पानी में शक्कर और नमक डालिए, दोनों को घोल दीजिए और मरीज को पिलाइए जब तक कि वो दवाखाने ना पहुंच जाए या उसका इलाज ना शुरू हो जाए। तो लूज मोशंस में हम ये चीजें इस्तेमाल करते हैं। तीसरा पॉइंट दिया हुआ आपको, वी यूज ब्रेन पावर में कि वी स्वेट ड्यूरिंग समर एंड हेवी एक्सरसाइज। अगर आप गर्मी के दिन हो तो ऐसे ही आपको स्वेट मतलब पसीना आना शुरू होगा, बॉडी स्वेट करने लगेगी। और अगर आप एक्सरसाइज या दौड़ लगाते हैं, मेहनत करते हैं, तभी आपको पसीना आएगा। तो पसीना आना, स्वेटिंग, इट इज अ नेचुरल मेथड ऑफ मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर। आपके जिस्म के बाहर का टेम्परेचर ज्यादा हो तो आपका जिस्म गर्म होने लगेगा, मगर इंटरनल टेम्परेचर जो आपके बॉडी का है वो ज्यादा नहीं रखा जा सकता। तो उसको बैलेंस करने का तरीका स्वेटिंग है। याद कीजिए या गौर कीजिए, जब भी आपको पसीना आए तो पसीना आने के बाद आपको ठंडक महसूस होती है, इवापोरेशन एक्चुअली ये, और उसके नतीजे में हमको ठंडा महसूस होता है, मतलब हम जो तो कंफर्टेबल महसूस करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ आपको, वाटर इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट। 65 to 70% ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन द सेल के अंदर और जिस्म के अंदर भी 65 to 70% पानी है। दुनिया का सारा 65 से 70% हिस्सा भी पानी से बना हुआ है। दुनिया में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली चीज ये वाटर है। फिर एक पॉइंट और दिया हुआ, फाइबर्स आर ऑल्सो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। फाइबर को मैं अगर सादे अल्फाज में कहूँ तो धागे, डाइटरी फाइबर्स, तो ये छोटे छोटे फाइबर धागे की तरह की चीजें होंगी जो हमारे ग़िज़ा में शामिल होती हैं। इसको, इनका काम लिखा हुआ है, सपोर्ट्स डीपली डाइजेशन प्रोसेस एंड एक्सक्रीशन ऑफ सॉलिड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ये डाइजेशन प्रोसेस को डीपली, गहराई तक जाकर सपोर्ट करते हैं एक, और एक्सक्रीशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मतलब जो हम फीकल मैटर की शक्ल में जो चीजें जिस्म से बाहर खारिज करते हैं सॉलिड फॉर्म में, इनको बाहर निकालने में मदद करते हैं। फाइबर्स अगर आपको खाना है, या समझिए सॉलिड वेस्ट अगर जिस्म से बाहर नहीं निकलता है, तो सबसे आसान चीज होगी कि आप छोटी छोटी पत्तियों वाली सब्जियां या भाजी जिसको बोलते हैं आप, ये अगर आप खाना शुरू करें तो उसमें रिच फाइबर्स होंगे, ज्यादा फाइबर्स होते हैं। खजूर खाइए, इसमें फाइबर्स होंगे। ये फाइबर्स फीकल मैटर को यानी सॉलिड वेस्ट को जिस्म से बाहर निकलने में सपोर्ट करते हैं। ये चीजें यहाँ तक आपको दी हुई हैं। इसके बाद जो चैप्टर है इसमें बहुत अहम चीज़ है माइटोसिस एंड मियोसिस। एक लंबा प्रोसेस है, इसी वीडियो में कंटिन्यू कर लूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए फ़िलहाल मैं रुकता हूँ। आपको जो चीज़ें समझ रही हैं, नहीं समझ रही हैं, प्लीज़ मुझे बताइए और मेरे तीसरे वीडियो का, इस चैप्टर का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।